नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 के फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, जब से जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया गया है तब से लेके अभी तक इंटरनेट फैसिलिटीज़ पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं कश्मीर में। अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रायल बेसिस पर 4G सर्विसेज को रिस्टोर किया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन का कहना है वायलेंस बढ़ने की संभावना है अगर पूरी तरह से 4G सर्विसेज को रिस्टोर कर दिया जाता है, तो वायलेंस को प्रिवेंट करने के लिए ही रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं इंटरनेट के ऊपर कश्मीर में। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, इंटरनेट आज के समय में हमारी बेसिक मूलभूत आवश्यकता है और जब से महामारी आई है तो इंटरनेट की आवश्यकता तो और भी ज़्यादा हो गई है। हर एक क्षेत्र में, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन, हर क्षेत्र में इंटरनेट की आवश्यकता है। बट कश्मीर में इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस का लगना, इससे कश्मीर को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। एक आंकड़े के अनुसार कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो प्रेसिडेंट हैं वो कहते हैं कि पिछले साल कश्मीर की इकोनॉमी को 40,000 करोड़ का नुकसान पहुंचा इंटरनेट पर रिस्ट्रिक्शंस के कारण। टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट और एग्रीकल्चर को भी बहुत नुकसान पहुंचा रिस्ट्रिक्शंस के कारण। इवन देखो, स्पेशल रिपोर्टर ऑन फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन्होंने भी कहा अपनी एक जॉइंट डिक्लेरेशन में, नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड्स पर इंटरनेट को शट डाउन करना ये जस्टिफिएबल नहीं है, या फिर इंटरनेट को स्लो डाउन करना ये जस्टिफिएबल नहीं है। इवन देखो, कश्मीर में जो आतंकवादी हैं वो गिने चुने हैं, 200 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 250 होंगे। बट उन गिने चुने आतंकवादियों की वजह से कश्मीर की 1,25,00,000 की पॉपुलेशन को इंटरनेट की फैसिलिटी से वंचित रखना ये सही नहीं है। इससे बल्कि और ज़्यादा यूथ के आइसोलेट होने का खतरा बना रहता है। यूथ और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं अगर इंटरनेट नहीं चलता, वो काम नहीं कर पाते। वैसे भी सरकार ये मानती है कि रोजगार जितना ज़्यादा कश्मीर में पैदा होगा उतने ही लोग मेन स्ट्रीम में शामिल रहेंगे और टेररिज्म के पाथ को नहीं चुनेंगे। इवन देखो, इससे भी ज़्यादा अब इंटरनेट जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो उन पर तो रिस्ट्रिक्शंस हैं पिछले 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन बावजूद इसके वायलेंस जो है कश्मीर में वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो इन सब पॉइंट्स की सहायता से हमने समझा कश्मीर में सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है। तो क्वेश्चन उठता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक देखो कुछ खास नहीं किया। अनुराधा भसीन, जो कि एक कश्मीर के फेमस न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को आदेश दिया इनकी पिटीशन पर कि रीजन ऑर्डर पब्लिश करें सरकार, और जो रिस्ट्रिक्शंस फिलहाल लगी हुई हैं हर 7 दिनों के बाद उन रिस्ट्रिक्शंस का रिव्यू किया जाए। इवन देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी गठन किया 2G स्पीड रिस्ट्रिक्शंस को रिव्यू करने के लिए। बट इस कमेटी का गठन करना अपने आप में हास्यास्पद था, क्योंकि देखो, एग्जीक्यूटिव्स ने ही तो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं इंटरनेट पर और एग्जीक्यूटिव्स की अध्यक्षता में ही कमेटी गठित कर दी गई है उन रिस्ट्रिक्शंस को रिव्यू करने के लिए। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। अब देखो, इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है 2 आर्गुमेंट्स दिए जा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस पर कुछ खास एक्शन नहीं लिया है या फिर कॉन्क्रीट ऑर्डर्स पास नहीं किए हैं। पहला, सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन। सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन का मतलब यह है जो ऑफिसर्स ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा नॉलेज है, उनको पता है ग्राउंड पर सिचुएशन कैसी है,
जबकि जुडिशरी के पास किसी प्रकार से कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है ऑर्डर पास करने के लिए, क्योंकि उनके पास प्रॉपर फैक्ट्स नहीं है जिसके बेस पे वो ऑर्डर पास कर सकें कि हाँ आप रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरह से हटा दीजिए। एक तो ये आर्गुमेंट हो सकता है, बट राइटर कहते हैं देखो ये सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन का जो कंसेप्ट है, जिसके अनुसार ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले ऑफिसर्स को आज़ादी दी जाती है डिसीजन लेने की, ये इंग्लिश पब्लिक लॉ से निकल के आया है, जिसके अनुसार पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को पावर दे सकता है कि वो कुछ केसेस में सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन को एक्सरसाइज कर सकें। बट देखो हमने इस कंसेप्ट को नहीं अपनाया था। संविधान निर्माताओं के बीच जब डिबेट चल रही थी तो हमने इस कंसेप्ट को इग्नोर कर दिया। इसीलिए तो हमारे संविधान में आर्टिकल 32 है कि अगर कोई सिटीजन फंडामेंटल राइट से वंचित होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में वो सीधा सीधा पिटीशन फाइल कर सकता है, रिट फाइल कर सकता है। तो हमारे देश में संविधान में ये कंसेप्ट है, सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है हमारे देश में। इससे पहले भी एक बार जो एडीएम जबलपुर केस है 1976 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि लिबर्टी जो है वो रेगुलेटेड होनी चाहिए। इमरजेंसी के दौरान का ये केस है और सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था इस जजमेंट को लेके। तो इसलिए सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं होता। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर ऑर्डर जारी कर सकती है ताकि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब कश्मीर में लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर पास करने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल सकती कि ग्राउंड लेवल पे जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा पता है, उनके ऊपर ये फैसला छोड़ देना चाहिए। इसके बाद देखो दूसरा आर्गुमेंट ये दिया जाता है, कोर्ट के पास इतनी कॉम्पिटेंस नहीं है कि वो नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित मैटर्स को रिव्यू कर सकें। देखो अगर इस आर्गुमेंट को मान लिया जाए तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट को क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर भी अपना वर्डिक्ट नहीं देना चाहिए था। आधार कार्ड को सिम कार्ड से लिंक करने के इशू पर भी अपना वर्डिक्ट नहीं देना चाहिए था। तो ये कोई आर्गुमेंट बनता नहीं है ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट के पास कॉम्पिटेंसी नहीं है नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित मामलों को रिव्यू करने की। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, अनुराधा भसीन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह रिकॉग्नाइज किया कि प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट को अपनाना जरूरी है। ये असेस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो कितनी उचित हैं या फिर अनुचित हैं। 4 स्टेप्स जस्टिफिकेशन में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले गवर्नमेंट बताए सुप्रीम कोर्ट को कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कश्मीर में उनसे एक लेजिटिमेट एम हासिल होता है। इस केस में वो लेजिटिमेट एम है नेशनल सिक्योरिटी। दूसरी जस्टिफिकेशन ये दे कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो सूटेबल हैं लेजिटिमेट एम को अचीव करने के लिए। तीसरी जस्टिफिकेशन सरकार ये दे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उनके अलावा कोई और अल्टरनेटिव नहीं था उन रिस्ट्रिक्शंस को लगाने का। मतलब समझ गए, मतलब जैसे इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं तो इसके अलावा और कोई चारा था ही नहीं सरकार के पास, और कोई अल्टरनेटिव नहीं था। सबसे लास्ट में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं इनका जो एडवर्स इम्पैक्ट होगा वो देखो कम होगा एज कंपेरिजन टू जितना बेनिफिट होगा इन रिस्ट्रिक्शंस से। तो ये 4 पॉइंट की जस्टिफिकेशन सरकार को देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन देखो 4 पॉइंट की जस्टिफिकेशन जब सरकार देगी सुप्रीम कोर्ट को तो इस पे एक लंबी बहस हो सकती है, क्योंकि पूरी तरह से इंटरनेट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बजाय अल्टरनेटिव्स थे सरकार के पास, जैसे सिर्फ पोस्टपेड पर इंटरनेट चलना, कुछ नंबर्स को ब्लॉक कर देना या फिर कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देना। ये सारी जो अल्टरनेटिव्स थे सरकार के पास मौजूद थे, लेकिन सरकार ने इनका सहारा नहीं लिया। और सरकार ये बोलती है कि 2G की स्पीड से ई लर्निंग एप्लीकेशंस, ई बुक्स और ये वेबसाइट्स तो आसानी से चल जाती हैं। सोच के देखिए सरकार अपने ही आर्ग्यूमेंट को कितना कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि हमने इंटरनेट पर रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाई हैं ताकि जो प्रोपगेंडा वाली वीडियोस हैं वो शेयर ना हो सके। तो अगर 2G से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी फिर तो वो वीडियोस भी तो शेयर हो जाएंगी ना प्रोपगेंडा वाली, फिर फ़ायदा ही क्या इंटरनेट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने का। तो सरकार का ये आर्गुमेंट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया।
अब लास्ट में आप एथिक्स का एक क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, एग्जामिन द फॉलोइंग अलोंग विद रेलेवेंट एग्जांपल्स। एन एक्शन कैन बी लीगली रॉन्ग बट एथिकली करेक्ट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये है, आगे ये आएगा, एन एक्शन कैन बी लीगली राइट बट एथिकली रॉन्ग। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं और दोनों को आपको एग्जामिन करना है रेलेवेंट एग्जांपल्स के साथ। देखो, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आप लॉ और एथिक्स के बीच में डिफरेंस बताओगे, उसके बाद इन स्टेटमेंट्स से संबंधित एग्जांपल्स दोगे। तो आप बताइए, सोच के देखिए, कोई ऐसा एक्शन मुझे आप बताइए जो लीगली रॉन्ग है बट एथिकली राइट है। क्या हम कैपिटल पनिशमेंट को बोल सकते हैं? ये लीगली राइट है और एथिकली रॉन्ग है, कैपिटल पनिशमेंट। इसके अलावा जैसे देखो 18वीं सेंचुरी में स्लेवरी लीगल हुआ करती थी, लेकिन एथिकली गलत थी स्लेवरी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। अब मुझे आप ऐसा एक्शन का एग्जाम्पल दीजिए जो लीगली रॉन्ग है बट एथिकली करेक्ट है। इसका एग्जाम्पल देखो है, जैसे स्लम सेटलमेंट होती है। स्लम सेटलमेंट अब कानून के तो खिलाफ है, इलीगल रूप से बस्तियां बिछाई गई हैं, बट उनको क्लियर करना कानून के हिसाब से सही है, बट बिना उनको दूसरी जगह पे घर प्रोवाइड किए उनको क्लियर करना ये एथिकली रॉन्ग है। समझ गए? जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए। देखो, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक गाड़ी उस घायल को जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंचाती है और इस चक्कर में ट्रैफिक सिग्नल को वायलेट कर दिया जाता है। तो ये क्या है? ये लीगली तो गलत है ट्रैफिक सिग्नल को वायलेट करना, लेकिन एथिकली और मोरली ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक रूल को वायलेट करने के बजाय उस समय इंपॉर्टेंट था घायल को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुंचाना ताकि उस घायल की जान बच सके। लास्ट में आप बोल सकते हो कि देखो, पब्लिक ऑफिशियल को ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त दोनों एस्पेक्ट से सोचना चाहिए, लीगल एस्पेक्ट से भी और एथिकल एस्पेक्ट से भी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को भी लॉज का इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। तो लॉज का इंटरप्रिटेशन करते वक्त उनको एथिकल सेंसिटिविटी को भी ख्याल में रखना चाहिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।